नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय इतिहास में शेरशाह सूरी के जीवन परिचय और उनके हिंदुस्तान के शासक बनने के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इनका जन्म 1472 ईस्वी में नारनौल में हुआ था। शेरशाह सूरी इब्राहिम सूर के पोते हसन खां का पुत्र था। तो इनके पिता का नाम क्या था? हसन खां। बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत आए। कौन? हसन खां। और यहाँ पर हसन खां की पत्नी से फरीद का जन्म हुआ। हालांकि फरीद के जन्म के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। फरीद ने जन्म के बाद हसन खां ने हिसार के जमाल खां के यहाँ नौकरी की, और जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां की बदली जौनपुर कर दी, तो हसन खां भी उसके साथ कहाँ चला गया? जौनपुर, बिहार। और यहाँ पर जमाल खां ने फरीद के पिता शेरशाह सूरी के पिता हसन खां को सहसराम, खवासपुर और टाडा के परगनों का जागीरदार वो बनाया था। अर्थात शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इनके पिता हसन खां बिहार राज्य में परगनों के मुखिया थे। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी एक जागीर प्रबंधक के रूप में, तो फिर देखिए किस प्रकार से शेरशाह सूरी जागीर प्रबंध के रूप में सफल हुआ था। तो देखिए, जब हसन खां के बाद फरीद को प्रशासक नियुक्त किया, तो फरीद खां ने अपने प्रयासों से अपने परगना क्षेत्र में शांति स्थापित की, चोर डाकुओं का सफाया किया और समय पर लगान पहुंचाने का कार्य है वो किया। अब फरीद को जब बाद में कई घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब फरीद ने दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। और बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करते हुए एक दिन शिकार के दौरान उसने तलवार के एक ही बार से शेर को मार दिया। इससे बहार खान लोहानी खुश हुआ और उसने फरीद को शेर खां का नाम रख दिया। अर्थात अब फरीद शेर खां के नाम से जाना जाने लगा था। यहाँ रहते हुए शेरशाह ने अर्थात शेर खां ने काफ़ी महत्वाकांक्षा को जागृत किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। लोहानी के बाद बिहार का सुल्तान मोहम्मद शाह बना और मोहम्मद शाह के काल में
शेर खां को जलाल खां का शिक्षक व अभिभावक बना दिया। और जलाल खान नाबालिग था जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में शेर खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त है वो कर दिया। शेर खां के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए लोहानी सरदार सहन न कर सके और उन्होंने बंगाल जाकर नुसरत शाह को शेर खां के विरुद्ध भड़काया। लेकिन शेर खां ने 1529 में बुरी तरह से नुसरत खां को पराजित कर दिया। इससे शेर खां की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब लोहानी सरदार अपने शिशु शासक जलाल खां को लेकर नुसरत शाह के पास पुनः सहायता हेतु गए, लेकिन वह शेर खां पर पुनः आक्रमण करने का साहस न कर सका। और इस प्रकार जलाल खां के जाने के बाद शेर खां दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बन गया। इसके पश्चात उसने मुगलों के विरुद्ध महमूद लोदी के नेतृत्व में होने वाले अभियान में भी साथ दिया था और इससे उसकी शक्ति है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। चुनार के दुर्ग पर जब सिकंदर लोदी ने अपने प्रमुख अमीर ताज खां सारंगवानी को गवर्नर बनाया था चुनार का, और इब्राहिम लोदी के काल में वह ताज खां स्वतंत्र शासक बन गया। लोदी उसे दबाना चाहता था। ऐसी स्थिति में ताज खां ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसी स्थिति में इनके आपसी झगड़े चल रहे थे और आपसी झगड़े में ताज खां के ज्येष्ठ पुत्र ने ताज खां की हत्या कर दी और शेर खां को आमंत्रित कर चुनार का दुर्ग वो सौंप दिया। और ऐसी स्थिति में चुनार का दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इससे शेर खां की यश, वैभव, कीर्ति में भी वृद्धि हुई और उसे धन भी प्राप्त हो गया। इसके बाद शेरशाह ने, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है कि चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, जिसमें मुगल शासक हुमायूं को बारिश के दौरान मुगल सेना की तोपों में पानी भर गया था और मुगल सेना जहाँ पर पड़ाव डाले हुए थी वो भूमि नीची थी, वहाँ पानी भर गया था और मुगल सैनिक बिखरे हुए थे। और ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी ने पूरी मजबूती के साथ उससे युद्ध लड़ा और हुमायूं को पराजित किया। इसके बाद हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी भारत का है वो शासक बन गया और उसने अपने राज्याभिषेक उत्सव में समय नष्ट नहीं किया, अपितु उसने सिंहासन पर बैठकर अपना नाम शेर खां की जगह शेर शाह सूरी रख लिया था। इसी समय उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के ढलवाए और अपने साम्राज्य को विस्तृत व अक्षुण्ण बनाने पर ध्यान देना है वो शुरू कर दिया। शेरशाह के सामने उस समय में भी समस्या थी, क्योंकि हुमायूं के भाई व हुमायूं पुनः शक्ति संगठित करके शेरशाह के विरुद्ध आ सकते थे। इसलिए शेरशाह ने हुमायूं का पीछा किया और पीछा करते हुए उसे आगे बढ़ने से वो रोका था।
इसके बाद मुल्तान सिंध की विजय की तो शेरशाह ने गख्खर प्रदेश में खवास खां और हैबत खां को तैनात किया था, लेकिन इनमें आपस में मनमुटाव होने के कारण खवास खां को वहाँ से पीछे हटा दिया गया और हैबात खां को प्रांत का गवर्नर बना दिया गया। हैबात खां को फतेह खां जाट और फतेह खां दोदई से सामना करना पड़ा और इन दोनों विद्रोही सरदारों का दमन करने 1443 में शरद ऋतु में हैबात खां लाहौर होता हुआ सतगढ़ा नामक स्थान पर पहुंचा और वहाँ जाके उसने उसका दमन है वो किया था। इस तरह उस समय में सबसे बड़ी चुनौती शेरशाह के सामने मारवाड़ की थी, क्योंकि मारवाड़ के उस समय में शासक थे राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर आसपास में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था और इसी दौरान शेरशाह सूरी को लगा कि राव मालदेव उसके प्रतिद्वंदी हुमायूं को शरण देने का कार्य कर रहे हैं, तो राव मालदेव की शरण देने का कार्य सुनने पर हुमायूं को शरण देने का सुनने पर शेरशाह सूरी नाराज हो गया और दोनों के बीच में विवाद हो गया। तो देखिए 1544 में शेरशाह सूरी व मारवाड़ के राव मालदेव के मध्य प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध है वो लड़ा गया था। तो देखिए मारवाड़ का शासक मालदेव मध्य भारत का प्रमुख राजा और कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और बीकानेर के राव राजा कल्याणमल को पराजित कर उसने उसके आधे से अधिक राज्य पर अधिकार कर लिया था। जब 1541 में उसने हुमायूं को भी सहायता देने की पेशकश की थी, लेकिन हुमायूं ने मालदेव से उस समय सहायता मांगी जब शेरशाह ने उत्तरी भारत के अधिकांश भूभागों पर अधिकार कर लिया था। इस कारण शेरशाह ने भी मालदेव को संदेश भिजवाया था कि हुमायूं को शरण अथवा सहायता न दे तथा उसे बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को सौंप दे। मालदेव ने तात्कालिक परिस्थितियों में तटस्थ रहकर कार्य किया, अतः उसने हुमायूं को सैनिक सहायता का कोई वचन नहीं दिया। और इधर जब हुमायूं के दूत ने जोधपुर में शेरशाह के दूत को देखा तो उसे षड्यंत्र की बू आने लगी और तुरंत हुमायूं को इसके बारे में सूचित कर दिया और हुमायूं डर के मारे षड्यंत्र के डर से सिंध की ओर चला गया। हालांकि इधर बीकानेर का राव कल्याणमल जो 1542 में साहवा के युद्ध में मालदेव से पराजित हो चुका था, वह पुनः बदला लेने के लिए शेरशाह के पास चला गया और उसे मालदेव पर आक्रमण करने हेतु प्रोत्साहित भी किया। 1543 के अंत में रायसेन विजय के बाद शेरशाह ने मारवाड़ को जीतने का निश्चय कर
80,000 सैनिकों के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी और मालदेव भी अपने 40,000 सैनिक लेकर शेरशाह का मुकाबला करने आ पहुंचा। और दोनों सेनाओं में जैतारण के पास गिरी सुमेल के मैदान में युद्ध होना तय हुआ। मारवाड़ जैसे बंजर क्षेत्र में शेरशाह के लिए रसद एकत्र करना कठिन हो रहा था और ऐसी विकट परिस्थितियों में शेरशाह ने कूटनीतिक चाल चली और उसने राठौर सरदार राव मालदेव के प्रसिद्ध सेनापति जेता कुंपा के शिविर में जाली पत्र डलवा दिए और इन पत्रों को जब मालदेव ने देखा तो मालदेव को विश्वासघात होने की आशंका हुई और इसी कारण राम मालदेव ने रात्रि के समय में ही वहाँ से भाग गए। लेकिन जैसे ही सुबह होने पर जैता कुंपा को पता लगा कि शेरशाह सूरी की कूटनीतिक चाल के षड्यंत्र से डरकर राव मालदेव भाग गए हैं, तो उन्होंने अपने आप को सच्चा सेनापति साबित करने के लिए अपने मात्र 12,000 आदमियों को लेकर अफगान सेना पर टूट पड़े ताकि उनके ऊपर लगा हुआ विश्वासघात का कलंक दूर हो सके। यद्यपि राठौड़ राजपूतों ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु मुट्ठी भर राजपूत 80,000 अफगानों के सामने टिक न पाए। एक एक राजपूत लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन जब तक यह सच्चाई मालदेव के सामने पहुंची तब तक राजपूत सेना पूरी तरह बिखर गई। शेरशाह राजपूतों के शौर्य को देखकर दंग रह गया, क्योंकि मुट्ठी भर राठौड़ों ने भी उसकी 80,000 की विशाल सेना को क्षति पहुंचाई। उससे विवश होकर कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह अपने साम्राज्य को खो बैठता था। अर्थात ये कूटनीति चाल न चलता तो शायद शेरशाह जीत नहीं पाता। इसलिए उसके मुंह से निकला था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत हो गई। इस तरह मारवाड़ पर शेरशाह की विजय हुई और उसने यहाँ का दायित्व खवास खां व ईसा खां को है वो सौंप दिया। इसके बाद मेवाड़ में उसमें महाराणा उदय सिंह थे। बनवीर के षड्यंत्रों का शिकार था मेवाड़ और 1544 की वर्षा ऋतु में ही शेरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। इससे घबराकर महाराणा उदय सिंह अल्पयस्क थे, सरदारों का सामना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने दुर्ग की चाबियां शेरशाह को सौंप दी और कुंभलगढ़ की ओर वो चले गए। इस तरह मेवाड़ पर भी विजय हो गई। अब कालिंजर जो था वो शेरशाह ने कीरत सिंह से मांग की थी कि वीरबान को उसे सौंप दें, लेकिन कीरत सिंह ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कीरत सिंह कालिंजर का शासक था और रीवा का विद्रोही वीरबान बघेला उसके पास आके शरण दी थी। तो कीरत सिंह को जब उसे सौंपने के लिए कहा और कीरत सिंह ने मना कर दिया, तो इससे शेरशाह नाराज हुआ और उसने 1544 में कालिंजर को भी घेर लिया और ये घेरा लगभग 1 वर्ष तक चला, किंतु दुर्ग पर अधिकार नहीं हुआ। अंत में दुर्ग की दीवारों को बारूद से उड़ाने के लिए बारूद का जाल बिछाया और इतना ऊंचा बुर्ज तैयार किया कि दुर्ग का भीतरी भाग स्पष्ट दिखाई दे सके। 22 मई 1544 ईस्वी को
आक्रमण की आज्ञा दे दी गई और शेरशाह स्वयं बुर्ज पर चढ़ गया। बारूद का एक पतीला दुर्ग के भीतर फेंका, किंतु वह पतीला दुर्ग की दीवारों से टकरा गया और बारूद के ढेर में जहाँ शेरशाह खड़ा था आ गिरा और जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट में शेरशाह सूरी बुरी तरह जल गया, अतः उसे शिविर में लाया गया और शेरशाह ने आक्रमण जारी रखने का आदेश दिया। फिर भी इस विजय अफगानों का आक्रमण सफल रहा और उन्होंने दुर्ग पर वो अधिकार कर लिया। और इसकी जब सूचना शेरशाह को मिली तो उसका चेहरा प्रसन्नता से है वो खिल उठा, लेकिन इसके बाद जस्ट उसकी है वो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस तरह मेवाड़ आदि पर भी उनका अधिकार हो गया और शेरशाह सूरी की 68 वर्ष का शासक बना था, लेकिन उसने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। उसकी शासन प्रबंध व्यवस्था की इतिहासकार मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद।